गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हम लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री में एरोमेटिक केमिस्ट्री के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है। एरोमेटिक केमिस्ट्री में अगर आप ये 10 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं बेटा, तो कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। तो जो भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, बस इतने क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। एरोमेटिक केमिस्ट्री में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इन्हीं 10 में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा। अब हम बात करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की। देखिए, उनमें से अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है हमारे पास कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा बेंजीन के नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल क्षार का कार्य करता है, समझाइए। ये क्वेश्चन बोर्ड में बेटा 2012 में, 18 में और 23 में रिपीट हो चुका है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है बेटा कि जब हम बेंजीन का नाइट्रीकरण कराते हैं किसके द्वारा बेटा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के द्वारा, तो हमें वहां से इस अपक्रिया में जो नाइट्रिक अम्ल है वो क्षार की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है बेटा, क्षार की तरह व्यवहार करता है। ऐसा क्यों हो रहा है ये हमको समझाना है। हमको ये सिद्ध करना है कि जब हम लोग बेंजीन का नाइट्रीकरण कराते हैं तो उस अपक्रिया में सांद्र नाइट्रिक अम्ल किसकी तरह काम करता है बेटा, क्षार की तरह काम करता है। तो देखिए इसको आप लोग कैसे समझाएंगे। देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे, बेंजीन के नाइट्रीकरण में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक उत्प्रेरक और प्रबल अम्ल के रूप में काम करता है। जब हम बेंजीन का नाइट्रीकरण कराते हैं तो इस अभिक्रिया में हमारे पास जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, कौन होता है बेटा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये किसकी तरह काम करता है बेटा, एक उत्प्रेरक और प्रबल अम्ल के रूप में काम करता है। अगर ये अम्ल के रूप में काम कर रहा है तो ये अपना क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन को त्यागेगा। तो आगे मैंने यही लिखा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अपना एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन परमाणु को त्याग देता है। अब भाई सल्फ्यूरिक अम्ल जो हो गया आपके पास, वो किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, प्रबल अम्ल की तरह। और अम्ल है तो अपना हाइड्रोजन आयन को त्यागेगा, तो उसको त्याग देता है, जिसे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल ग्रहण कर देता है। और ये जो प्रोटॉन को सल्फ्यूरिक अम्ल आपका त्याग रहा है, इसको कौन ग्रहण करता है बेटा, नाइट्रिक अम्ल ग्रहण कर लेता है। अब नाइट्रिक अम्ल प्रोटॉन ग्रहण करने के कारण, क्या करने के कारण बेटा, प्रोटॉन ग्रहण करने के कारण इस अपक्रिया में किसकी तरह व्यवहार करता है, क्षार की तरह। क्योंकि अम्ल की परिभाषा होती है बेटा, अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को त्यागते हैं, जो प्रोटॉन को क्या करते हैं बेटा, त्यागते हैं। और क्षार वो होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। क्षार वो होते हैं जो प्रोटॉन को क्या करते हैं बेटा, ग्रहण करते हैं। तो इस अभिक्रिया में हमको ये पता है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो प्रोटॉन को त्याग रहा है, यानी कि यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो अम्ल की तरह काम करेगा। और वो जो प्रोटॉन उसने त्यागा है उसको ग्रहण कौन कर रहा है, नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल अगर उसको ग्रहण कर रहा है तो नाइट्रिक अम्ल किसकी तरह काम करेगा बेटा, क्षार की तरह काम करेगा। ये है यहाँ पे लिखाया गया है कि यहाँ फिर सिद्ध हो रहा है कि हाँ नाइट्रिक अम्ल हमारा क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है। अब यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब हम लोग बेटा सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो यहाँ से क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल अपना एक प्रोटॉन त्यागता है। तो जब प्रोटॉन त्यागेगा तो क्या बचेगा बेटा, H बचेगा केवल, SO4, और इसके ऊपर एक माइनस आ जाएगा। अब इस प्रोटॉन को ये नाइट्रिक अम्ल जो है ग्रहण कर लेता है, और जैसे ही ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा बेटा, H से हो जाएगा H2NO3 प्लस। जिसने प्रोटॉन त्यागा उसे अम्ल कहते हैं, जिसने ग्रहण किया उसे क्षार कहते हैं। तो त्यागा है इसने तो ये किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, अम्ल की तरह। ग्रहण किया है इसने तो ये किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, क्षार की तरह। ये किसकी तरह काम कर रहा है, क्षार की तरह। अब आगे क्या होगा, ये जो आपके पास आयन बना है, अब ये क्या करता है बेटा, थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही यहाँ से वाटर को रिमूव कर देता है। और जैसे ही वाटर निकलेगा तो H2O निकल जाएगा, और साथ में यहाँ पे बन जाता है NO2 प्लस, जिसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। इसका नाम क्या होता है बेटा, नाइट्रोनियम आयन। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। और ये रिएक्शन में किसकी तरह काम करता है, याद रखना बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। किसी भी रिएक्शन में जो नाइट्रोनियम आयन होता है वो किसकी तरह काम करता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बेंजीन की तुलना में टालुइन का नाइट्रीकरण, बेंजीन की तुलना में टालुइन का नाइट्रीकरण
सुगमता से होता है क्यों? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो बेंजीन होता है बेटा, इसकी तुलना में अगर हम लोग टॉलुइन का नाइट्रीकरण कराएं तो टॉलुइन में नाइट्रीकरण ज़्यादा आसानी से होता है किसकी तुलना में बेटा? बेंजीन की तुलना में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये वो लोग पूछ रहे हैं कि बेंजीन की तुलना में टॉलुइन का नाइट्रीकरण आसानी से क्यों होता है। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड में 4 मार्क्स में दो बार आपसे पूछा जा चुका है, 2017 के एग्जाम में और 2022 के एग्जाम में। तो हम लोग इसका प्रॉपर आंसर सीखेंगे कि हमको इसका आंसर कैसे देना है, तो ध्यान से समझिए। तो देखिए इसमें मैंने कुछ लिखा है, आप समझिए, ध्यान से पढ़िए इसको पहले। टॉलुइन का नाइट्रीकरण बेंजीन की तुलना में आसानी से होता है। टॉलुइन का जो नाइट्रीकरण है वो बेंजीन की तुलना में टॉलुइन का नाइट्रीकरण सुगमता से होता है या आसानी से होता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि टॉलुइन में उपस्थित मेथिल समूह, क्योंकि जो टॉलुइन होता है बेटा उसमें कौन सा समूह होता है? मेथिल समूह। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है। जो आपका टॉलुइन होता है बेटा, इसमें एक समूह होता है, ध्यान समझिए, मैं यहाँ बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। इस ग्रुप को बोलते हैं बेटा हम लोग टॉलुइन। ध्यान समझिए, उसका रीजन क्या है, फिर उसको हम लोग पूरा डिटेल में समझ लेंगे एक बार में। ये हो गई बेटा हमारे पास टॉलुइन, ये हो गई हमारी टॉलुइन, और इसको कहते हैं बेटा हम लोग बेंजीन। इसको क्या कहते हैं? बेंजीन। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि हम लोग इसको कहते हैं बेटा टॉलुइन और इसका नाम होता है बेंजीन। अब हमको तुलना ये करनी है कि नाइट्रीकरण टॉलुइन में ज़्यादा आसानी से हो जाता है किसकी तुलना में बेटा? बेंजीन की तुलना में। ऐसा क्यों? तो देखिए उसका रीजन क्या है, इसकी हम लोग बात करते हैं। पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि जो टॉलुइन में ये मेथिल ग्रुप लगा है, इस ग्रुप का नाम होता है बेटा मेथिल ग्रुप। इसका क्या नाम होता है बेटा? मेथिल ग्रुप। और ये ग्रुप कैसा होता है बेटा? प्लस आई प्रभाव वाला ग्रुप होता है। कौन सा प्रभाव वाला होता है बेटा? प्लस आई। प्लस आई प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है तो ये क्या करता है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट करा देता है। किसकी तरफ शिफ्ट करा देता है बेटा? बेंजीन रिंग की तरह इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करा देता है। इलेक्ट्रॉनों को कहाँ शिफ्ट करा देता है बेटा? बेंजीन रिंग में शिफ्ट करा देता है। ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, इसकी आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देते हैं। जो CH3 समूह होता है ये बेंजीन वाले पे क्या करता है बेटा? अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले को दे देता है। अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है बेटा? बेंजीन वाले को। कुछ इस प्रकार से। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पास जाते हैं तो इसकी आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों क्या बढ़ जाती है बेटा? संख्या। संख्या बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का क्या बढ़ जाता है बेटा? घनत्व। अब जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रीकरण में जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो कौन सा आता है बेटा? नाइट्रोनियम आयन, जिसको NO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, जिसको इलेक्ट्रॉनों की क्या है बेटा? जरूरत है। जिन्हें इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। अब मुझको एक बात ये बताइए कि जिसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है वो किसके पास जाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या जिसके पास कम है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो वहीं पर जाएगा। तो अब क्या होता है बेटा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रोनियम आयन, ये कहाँ पे जाता है बेटा? या तो आर्थो पे चला जाएगा क्योंकि आर्थो के पास इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, और या फिर चला जाएगा बेटा पैरा पोजीशन पे। किसके पास चला जाएगा? पैरा पोजीशन के। यही कारण होता है कि टॉलुइन का नाइट्रीकरण ज्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि टॉलुइन में जो मेथिल समूह है, ये CH3 समूह, ये कैसा है बेटा? माइन प्लस आई प्रभाव वाला ग्रुप है। प्लस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये बेंजीन वाले को देते हैं तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है, जिसके कारण आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आर्थो और पैरा पोजीशन पे आक्रमण करके जुड़ जाता है। जबकि बेंजीन के पास क्या है बेटा? ऐसा कोई समूह नहीं उपस्थित है जो इसकी आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा सके। इसके पास ऐसा कोई समूह नहीं है जो इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा सके। जबकि टॉलुइन के पास एक मेथिल समूह है जो उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है। यही कारण है कि बेंजीन का नाइट्रीकरण टॉलुइन की तुलना में सुगमता से नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका आंसर पढ़ लेते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन कायदे से। देखिए ध्यान से, आपको कॉपी में कैसे लिखना है वो मैंने समझा दिया, अब ध्यान समझिए। टॉलुइन का नाइट्रीकरण बेंजीन की तुलना में आसानी से होता है क्योंकि टॉलुइन में उपस्थित मेथिल समूह, अभी मैंने आपको समझाया था कि मेथिल समूह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। कैसा समूह बेटा? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है बेटा, ये क्या करता है, जो अपने धनात्मक प्रेरित प्रभाव, कौन सा प्रभाव बेटा, धनात्मक प्रेरित प्रभाव, जिसको हम लोग शार्ट में बेटा प्लस आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा, प्लस आई से। अपने धनात्मक प्रेरित प्रभाव तथा अत संयुग्मन, ये दो तरह के प्रभाव ये समूह लगाता है बेटा। एक होता है धनात्मक प्रेरित प्रभाव और एक होता है अत संयुग्मन। इन दोनों प्रभावों का बेंजीन वलय पर, किस पर बेटा, बेंजीन वलय पर आर्थो तथा जो पैरा स्थितियां हैं, जो इसकी कौन सी स्थितियां बेटा, आर्थो तथा पैरा स्थितियां हैं, जो इसकी आर्थो तथा पैरा स्थिति है, यहाँ पर क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है बेटा, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। वही चीज हमने लिखा है कि आर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है, जिसके कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही, अब जो इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा, और यहाँ पर नाइट्रिकन में कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही आता है बेटा, नाइट्रोनियम आयन, जिसको NO2 प्लस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नाम क्या होता है बेटा, नाइट्रोनियम आयन। आसानी से आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर आक्रमण करके, ये जो नाइट्रोनियम आयन है, ये आसानी से आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर आक्रमण करके क्या हो जाता है बेटा, आक्रमण करके जुड़ जाता है। जबकि बेंजीन के पास ऐसा कोई समूह नहीं होता, जबकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ाने वाला कोई समूह नहीं होता। यही कारण है कि टॉलुइन में, यही कारण है कि टॉलुइन में नाइट्रीकरण बेंजीन की तुलना में आसान सुगमता से हो जाता है। यही उसका कारण है कि जो आपका टॉलुइन होता है उसमें नाइट्रीकरण बेंजीन की तुलना में अधिक सुगमता से हो जाता है। बस इतना आपको लिख देना था। इसके आपको पूरे 5 मार्क्स, 4 मार्क्स दिए जाते। अब देखिए बस यहाँ पे एक चीज और दिखा देना अपने से, आप लोग ध्यान समझिएगा। हाँ, ये दिखा दीजिएगा, ध्यान समझिए। यहाँ पर टॉलुइन का एक स्ट्रक्चर बना दीजिएगा इस तरह से, यहाँ लगा दीजिएगा CH3, और यहाँ इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए दिखा दीजिएगा कि ये माइनस प्लस आई प्रभाव लगा रहा है। और यहाँ पे लिख देना बेंजीन को बना देना। यहाँ पे किसको बना देना बेटा, आप लोग बेंजीन को। बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो नाइट्रीकरण टॉलुइन का ज्यादा तेजी से होता है किसकी तुलना में बेटा, बेंजीन की तुलना में। यही इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है बेटा। एरोमेटिक प्राथमिक एमिनो का संश्लेषण गैब्रेल थाइलिमाइड अपक्रिया द्वारा क्यों नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने बेटा 2 टाइम्स आपसे पूछा जा चुका है, 2012 में और 19 में। कितने मार्क्स का बेटा, 3 मार्क्स में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि जब हमको एरोमेटिक प्राथमिक एमीन बनाना होता है, क्या बनाना होता है बेटा, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, तो हम लोग वहां पर संश्लेषण गैब्रेल थैलीमाइड अपक्रिया का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका रीजन क्या है, हम लोग अगर रीजन की बात करें तो इसका रीजन है बेटा आपका कि देखिए जैसे ही हम लोग लेते हैं बेटा थैलीमाइड को, पोटेशियम फथैलामाइड को, ध्यान समझिएगा इस बात को। पहले पोटेशियम फथैलामाइड को पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं इसको थ्योरी क्या लिखनी है उसको भी बात हम लोग कर लेंगे। ये होती है बेटा पोटेशियम फथैलामाइड, इसको क्या कहते हैं बेटा, पोटेशियम फथैलामाइड। ठीक है, मैं इसका नाम भी लिख दे रहा हूँ। इसको हम लोग कहते हैं बेटा पोटेशियम फथैलामाइड। अब जब हम लोग बेटा इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, किसके साथ करते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड के साथ। अब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना, जब एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे इसके बाद इसका बेटा हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे किसी बेस, एल्काली बेस की प्रेजेंस में। इसका क्या करा देंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं किसी एल्काली बेस की प्रेजेंस में। यहाँ से क्या होता है बेटा कि ये जो आपका NH ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है बेटा, N ग्रुप। ये N ग्रुप क्या करता है, यहाँ से X को रिप्लेस कर देता है। किसको रिप्लेस कर देता है बेटा, यक्स को। अब यहाँ पर RX के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जिसको आसानी से ये इसको ब्रेक करके बना लेता है बेटा RNH2। यहाँ से क्या बना देता है बेटा, RNH2। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ से बना देगा RNH2। क्या बना देगा बेटा, RNH2। इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमीन। अब देखिए सेकंड केस में क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे ले लिया बेटा एरिल हैलाइड को, किसको ले लिया बेटा, एरिल हैलाइड को। अब एरिल हैलाइड के केस में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन, बेटा ये कार्बन होता है और ये हाइड्रोजन है, इसके बीच का ये जो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, रेजोनेंस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, रेजोनेंस, जिसको हम लोग अनुनाद कहते हैं। अनुनाद के कारण ये जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड दिख रहा है बेटा, ये आपका पार्शियली डबल बॉन्ड हो जाता है या आंशिक द्विबंध प्रकृति का हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा,
आंशिक द्विबंध प्रकृति का हो जाता है, आंशिक द्विबंध प्रकृति का हो जाता है, जिसके कारण इसको तोड़ना बेटा आसान नहीं होता है। इस आयन को तोड़ना, यहाँ से कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता। जबकि एल्किल हैलाइड के केस में क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड। ये कैसा होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड, जिसको आसानी से हम लोग ब्रेक कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया हो जाती है। जबकि एरिल हैलाइड के केस में कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है बेटा, ये कैसा हो जाता है बेटा, आंशिक द्विबंध प्रकृति का हो जाता है। और ये किसके कारण होता है, उस रीजन को याद रखना बेटा, अनुनाद के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा, अनुनाद के कारण होता है। तो इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ना आसान नहीं है, और अगर ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं। यही कारण है कि एलिफैटिक प्राथमिक एमीन तो बना सकते हैं गैब्रियल थैलीमाइड की विधि का प्रयोग करके, परंतु एरोमेटिक प्राथमिक एमीन गैब्रियल थैलीमाइड अपक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ये आपका रीजन है इसका। अब इसको हमको बोर्ड में कैसे लिखना है हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए, गैब्रियल संश्लेषण क्रिया विधि द्वारा एलिफैटिक प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं। पहला बात याद रखना बेटा, जो गैब्रियल संश्लेषण क्रिया विधि होता है, इसके द्वारा क्या बनाया जाता है बेटा, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं। परंतु इस विधि द्वारा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन नहीं बनाए जा सकते हैं। तो याद रखना है आपको ये बात कि गैब्रियल संश्लेषण क्रिया विधि द्वारा हम लोग एलिफैटिक प्राथमिक एमीन बना सकते हैं, परंतु एरोमेटिक प्राथमिक एमीन नहीं बना सकते। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि एरिल हाइलाइड क्योंकि एरिल हाइलाइड क्योंकि एरिल हाइलाइड अब आगे देखिए क्या कह रहा है वो, में कार्बन हाइड्रोजन के मध्य बना बंध, जो एरिल हाइलाइड में कार्बन तथा ऑक्सीजन या ओ सॉरी एक मिनट, अब देखिए क्या कह रहा है कि जो एरिल हैलाइड होता है बेटा, इसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के मध्य बना बंध अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध प्रकृति का हो जाता है। जो अनुनाद होता है बेटा एरिल हैलाइड में, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बीच में जो सिंगल बॉन्ड बना होता है, वो बॉन्ड कैसा हो जाता है बेटा, आंशिक द्विबंधित प्रकृति का हो जाता है, जिसे तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिसको तोड़ने के लिए हमें क्या होती है बेटा, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है यही कारण है कि थैलीमाइड संश्लेषण के साथ, जो थैलीमाइड ऋणायन बनेगा यहाँ पर के साथ, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया नहीं देता है। तो यहाँ पर जो क्रिया विधि होती है बेटा एरिल हैलाइड के साथ, किसके साथ बेटा, एरिल हैलाइड के साथ, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। यहाँ पे जो अपक्रिया होती है वो किस क्रिया विधि द्वारा होती है बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के द्वारा होती है। और यहाँ पर क्या होता है, एल्किल हाइलाइड के केस में ये बॉन्ड तो आसानी से टूट जाता है, जिसके कारण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया हो जाती है। और न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करता है बेटा, थैलीमाइड ऋणायन करता है। कौन करता है बेटा, थैलीमाइड ऋणायन करता है। कौन करता है, अब देखिए यही कारण होता है कि जो आपके पास एल्किल हाइलाइड होता है बेटा, क्या होता है बेटा, एल्किल हाइलाइड, वो आसानी से प्राथमिक एमीन बना देता है। जबकि जो एरिल हाइलाइड होता है वो आपका एरोमेटिक प्राथमिक एमीन नहीं बनाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बेंजीन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ये कैसे होता है बेटा, पार्शियली डबल बॉन्डेड कैरेक्टर का होता है, और ये बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड होता है। ये आसानी से टूट जाता है, और यहाँ पर जो हमारे पास थैलीमाइड होता है वो किसकी तरह काम करता है बेटा, वो हमारा काम करता है न्यूक्लियोफाइल के कारण। और यहाँ पर रिएक्शन जिस क्रिया विधि द्वारा होती है उसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। तो ये इस क्वेश्चन का बेटा प्रॉपर आंसर था। उम्मीद है क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कि निम्न अभिकारकों को सही क्रम में प्रयोग करते हुए बेंजीन को एनिलीन में परिवर्तित कीजिए। अब वो कह रहा है बेटा कि जो बेंजीन होती है आपकी, जो क्या होती है बेटा, बेंजीन, ध्यान समझिएगा। वो कह रहा है कि जो बेंजीन होती है, तो बेंजीन हमारी क्या होती है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन। अब वो कह रहा है बेंजीन को आपको बदलना है एनिलीन में। बेंजीन को किस में बदलना है बेटा, एनिलीन में। तो इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एनिलीन। ध्यान से देखते चलिएगा बेटा, इसको हम लोग कहते हैं एनिलीन। पर कैसे करना है बेटा, ये आपको कुछ अभिकारक दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके आपको बेंजीन को एनिलीन में बदलना है। बेंजीन को किस में बदलना है बेटा, एनिलीन में। तो देखिए हम लोग बेंजीन को एनिलीन में कैसे बदलेंगे, इन सब का प्रयोग करके, ध्यान से देखिए बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा कि सबसे पहले ले लेंगे बेंजीन।
ठीक, ये हो गई हमारी बेंजीन। ध्यान समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये बेंजीन। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, ध्यान देखिए हमारे पास अब कर्मक क्या दिए गए हैं। क्षारीय KMnO4 है, HCl है, अमोनिया है, गर्म करना है, ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास है, क्लोरोफार्म है, निर्जल AlCl। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन करा दूंगा मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन कराएंगे आपके इस रिएजेंट से। ध्यान देखिए, इसको हम लोग सबसे पहले उठा लेते हैं अपनी रिएक्शन में। तो जैसे ही हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान देखिए। यहाँ से मैंने यहाँ से रिएक्शन करा दी बेटा मेथिल क्लोराइड की। किसकी करा दी, मेथिल क्लोराइड की। किसके साथ बेटा, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। जैसे ही आप ये रिएक्शन कराएंगे निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या होता है बेटा कि यहाँ से बेंजीन अपना एक H को रिमूव करती है, और जब बेंजीन से एक H निकलेगा तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा फेनिल समूह बन जाएगा। क्या समूह बन जाएगा, फेनिल समूह। उस H को ये Cl लेकर के बना लेगा बेटा HCl। क्या बना लेगा बेटा, HCl। और जो CH3 है ये वहां पर जुड़ जाएगा जहां से हमने हाइड्रोजन को निकाला है। ठीक बेटा, इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। यहाँ पे कौन सी अपक्रिया हुई है, इस बात को भी याद रखना। तो यहाँ पे अपक्रिया हुई है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बेंजीन में करा दिया बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो यहाँ से हमको मिला क्या, यहाँ से हमको मिली बेटा टालुइन। यहाँ से हमको क्या मिल गया बेटा, टालुइन। ध्यान से देखते चलिए। और साथ में मिल गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साथ में क्या मिल गया बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया। साथ में हमको मिल गया बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए, अब हमको तो इसको एनिलीन में ले जाना है। तो अब आगे देखिए, ध्यान समझिए। अब हम क्या करेंगे बेटा कि जैसे ही हमारी टालुइन मिल गई है तो उसका करा देंगे ऑक्सीकरण। किसके साथ बेटा, क्षारीय KMnO4 के साथ। और इसके बाद उसकी अपक्रिया तुरंत करा देना है HCl के साथ। किसके साथ बेटा, HCl के साथ। तो ध्यान, क्योंकि उसमें लिखा है ना तपश्चात, जैसे ही आप KMnO4 की रिएक्शन कराएंगे तुरंत उसके बाद आपको HCl कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे शब्द लगा है तपश्चात, मतलब इसके बाद तुरंत यही लेना है, ये फिक्स उसने कर दिया है। तो अब हमने क्या किया बेटा कि जो हमारे पास दिया गया है इसकी रिएक्शन मैंने करा दी KMnO4 के साथ। किसके साथ करा दी बेटा, KMnO4। और ये कैसा है बेटा, क्षारीय है। तो यहाँ लिख दीजिए क्षारीय KMnO4। और जैसे ही क्षारीय KMnO4 के साथ कराते हैं, ये जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था बेटा एरोमेटिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड, ओ सॉरी बेंजोइक एसिड, तो वहां मैंने बताया था कि अगर कहीं पर एल्किल समूह लगा है और आपने वहां पर KMnO4 डाल दिया तो एल्किल समूह किसमें चला जाता है बेटा, ये बन जाता है पोटेशियम कार्बोक्सिलेट बना देता है। एल्किल समूह को आपको इस समूह में चेंज कर देना है बस। CH3 की जगह ये लग गया और साथ में यहाँ से बेंजीन अपनी जगह लगी रहेगी। ध्यान से देखते चलिए बेटा, ये हो गया। अब इसका नाम होता है बेटा पोटेशियम बेंजोएट। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं पोटेशियम बेंजोएट। ठीक, ये हो गया पोटेशियम बेंजोएट। अब उसने कहा तुरंत इसकी रिएक्शन करा देना है HCl के साथ। किसके साथ बेटा, जैसे ही आप HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, बेंजोइक एसिड। यहाँ से हमको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक, तो यहाँ से हमको मिल गया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ध्यान से देखते चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हमारी एनिलीन नहीं बनी। तो देखिए, अब ये वाला भी यूज हो गया रीजेंट और HCl भी यूज हो गया। अब हमारे पास बची अमोनिया, गर्म करना और ब्रोमीन के। तो अब हम रिएक्शन करा देंगे अमोनिया के साथ। किसके साथ करा देंगे बेटा, अमोनिया के साथ। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ तक हो गया ना। अब आगे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बेंजोइक एसिड मिला है हमको, उस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम कराएंगे अमोनिया के साथ। उस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा देंगे बेटा, अमोनिया के साथ। और जैसे ही अमोनिया के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो वहां से मिल जाएगा अमोनियम बेंजोएट। वहां से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, अमोनियम बेंजोएट। क्योंकि हमको पता है कि अमोनिया दो ही काम कर सकती है, या तो H दे सकती है या तो H ले सकती है। तो अमोनिया H को जैसे ही लेगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, CH3 ओ COOH माइनस, और यहाँ पे जुड़ जाएगा बेटा NH4 प्लस।
ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर NH4 के ऊपर प्लस क्यों आया, क्या कैसा है, और इसका नाम होता है अमोनियम बेंजोएट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम बेंजोएट। इसको क्या कहते हैं बेटा, अमोनियम बेंजोएट कहते हैं। अब हम लोग अमोनियम बेंजोएट को गर्म कर देंगे। अमोनियम बेंजोएट को क्या करेंगे, गर्म। और जैसे ही आप अमोनियम बेंजोएट को गर्म करते हैं तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है बेटा। यहाँ से क्या रिमूव होता है, वाटर, और हमको मिल जाता है एमाइड। जैसे ही वाटर रिमूव होगा तो यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और बचेगा यहाँ पे NH2। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, NH2, और साथ में यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर। वाटर कैसे निकला, एक O यहाँ से, दो H यहाँ से, तो वाटर निकल गया और यहाँ से बन गया बेटा बेंजामाइड। इसका नाम होता है बेंजामाइड। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस बेंजेमाइड की रिएक्शन करा देंगे ब्रोमीन KOH के साथ, क्योंकि ये हमको सवाल में बोला गया है। इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, ब्रोमीन तथा KOH के साथ। और यहाँ पे रिएक्शन होगी हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। कौन सी होगी बेटा, हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो CO ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है, और जैसे ही CO ग्रुप रिमूव होगा तो यहाँ पर आपको एनिलीन बन जाएगी। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बेटा, एनिलीन मिल जाएगी। तो जो आपको सवाल दिया गया था, सवाल में क्या कहा था आपसे, सवाल में कहा था कि आप बेंजीन को एनिलीन में परिवर्तित कीजिए इनका प्रयोग करके। सबसे पहले मैंने बेंजीन की रिएक्शन करा दी मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो वहां से टॉलुइन मिला। फिर मैंने टॉलुइन की रिएक्शन करा दी क्षारीय केमोन के साथ, तो वहां से आपको मिला, वहां से आपको क्या मिल गया बेटा, वहां से मिला आपको पोटेशियम बेंजोएट। फिर पोटेशियम बेंजोएट की रिएक्शन HCl से करा दिया तो वहां से आ गया बेंजोइक एसिड। इसके बाद मैंने बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराई, और जैसे ही अमोनिया से कराई तो वहां से आपको मिल गया अमोनियम बेंजोएट, और अमोनियम बेंजोएट को गर्म किया तो गर्म करते ही आपको मिल गया बेंजामाइड, और बेंजामाइड की हमने रिएक्शन करा दी ब्रोमीन कास्टिक पोटास के साथ, तो वहां पर हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हुई और आपको क्या मिला बेटा, एनिलीन मिल गया। वहां से क्या मिल गया बेटा, एनिलीन। ये आपका इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आप देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, एनिलीन के NH2 समूह का एसीलन किस प्रकार इसके सक्रियक प्रभाव में कमी लाता है। अब वो कह रहा है कि जब हम एनिलीन का एसीलन कराते हैं, एसीलन का मतलब क्या होता है कि एनिलीन को हमने ले लिया बेटा, किसको ले लिया बेटा, एनिलीन को। हमने ले लिया बेटा एनिलीन को, और उसकी अब क्रिया करा दी हमने किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। एनिलीन को ले लिया और उसकी रिएक्शन करा दी बेटा एसिड क्लोराइड के साथ। तो यहां से हमारा बनता है बेटा, ये आपका कंपाउंड बनता है बेटा। ठीक है, और साथ में बन जाता है HCl। तो आपसे कह रहा है कि जब हम लोग इसका एसीलन, ये क्रिया एसीलन कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, और ये आपका एनिलीन है ही है। तो अब देखिए, अब वो कह रहा है कि जब हम एनिलीन का एसीलन कराते हैं तो जो NH2 समूह है ये इसके एसीलन को किस प्रकार से इसकी सक्रियता या इसके क्रिया करने को कम कर देता है। तो उसका कारण क्या है इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए इसका कारण क्या है उसको मैंने लिखा यहाँ पे, समझो ध्यान से। एनिलीन के NH2 समूह के नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ अनुनाद करता है। अब उन्होंने ये कहा है कि जो NH2 समूह है इसके नाइट्रोजन परमाणु पर बेटा एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। एक क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है बेटा, इस बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसके साथ अनुनाद में भाग लेता है। क्या करता है बेटा, अनुनाद में भाग लेता है। अब अनुनाद कैसे होता है इसकी भी बात मैं यहाँ पे आपसे कर लेता हूँ। देखिए ये हमारी हो गई एनिलीन, ध्यान समझिएगा, मैं इसमें अनुनादी संरचना आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। NH2। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि जो हमारे पास
लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर आपका क्या होता है, यहाँ पे डोनेट हो जाता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन कुछ इधर को आ जाता है। ये अनुनाद की कंडीशन होता है और ये चिन्ह होता है दो अनुनादी संरचनाओं के बीच। तो अब यहाँ से आपका एक नया स्ट्रक्चर बनता है जो कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। ध्यान से देखिएगा बेटा, जो कि ये वाला बॉन्ड अपनी जगह रहेगा बेटा, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड है टूट करके यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। एन अपनी जगह, एच अपनी जगह, टू अपनी जगह, और यहाँ पर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर आपका ये लोन पेयर आ गया। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ से आगे देखिए। अब इसके बाद बेटा फिर से अनुनाद होगा, तो ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पर चले जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पे आ जाएगा। तो अगली अनुनादी संरचना आपकी कुछ ऐसी बनेगी बेटा। ये आपकी बेंजीन रिंग जैसी है वैसी रहेगी। ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पर बन जाएगा, ये बॉन्ड अपनी जगह बना रहेगा। यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया तो ये चीज़ वैसी ही रहेगी, NH2, और यहाँ पर प्लस रहेगा। लेकिन जो ये लोन पेयर है ये आकर के यहाँ पर आ जाएगा जब बॉन्ड टूट जाएगा। अब यहाँ से फिर से देखिए अनुनाद की संरचना कंडीशन बन रही, तो यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा बेटा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर आ जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो अगली अनुनादी संरचना आपकी कुछ ऐसी दिखेगी। और ये काम हम तब तक कराते हैं जब तक हमारे लोन पेयर वहीं पर न पहुंच जाए जहां से वो चले थे। तो चले थे नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन के पास इनको पहुंचना चाहिए। तो अभी तो नहीं पहुंच पा रहे, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह रहेगा। अब ये वाला बॉन्ड एक कदम पीछे आके यहाँ पे आ जाएगा बेटा और यहाँ पर पहुंच जाएगा लोन पेयर। अब आगे देखिए यहाँ से, अब इसके बाद क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे जाएगा। तो अगली अनुनादी संरचना आपके सामने आ जाएगी कुछ ऐसी। ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा NH2, लोन पेयर अपनी जगह पहुंच गए, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड यहाँ चला गया, ये बॉन्ड यहाँ चला गया। ये होता है बेटा एनिलीन का अनुनाद। ये क्या होता है बेटा, एनिलीन का अनुनाद। अब देखिए अनुनाद होता कब है, पहले ये बात समझिए। कहीं पर बेटा इलेक्ट्रॉन युग्म हो या फिर प्लस का चार्ज हो या फिर माइनस का चार्ज हो, तो अगर ये है और इसके बाद सिंगल बॉन्ड बना हो, इसके बाद क्या बना हो, सिंगल बॉन्ड, और फिर डबल बॉन्ड बना हो, अगर इतनी कंडीशन लग रही है तो वहां पर अनुनाद हो जाता है। वहां पे क्या होता है बेटा, अनुनाद हो जाता है। वहां पे होता क्या है बेटा, अनुनाद होता है। इस बात को याद कीजिए। यहाँ पे देखो, ये लोन पेयर था, सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, अनुनाद हो गया। लोन पेयर था, सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, अनुनाद हो गया। लोन पेयर था, सिंगल था, डबल था, अनुनाद हो गया। लोन पेयर था, सिंगल था, डबल था, अनुनाद हो गया। ये अनुनाद की कंडीशन होती। अब अनुनाद में करते क्या है, डबल बॉन्ड को एक कदम पीछे ले जाते हैं। एक कदम कहाँ ले जाते हैं बेटा, पीछे, एक कदम पीछे। डबल बॉन्ड को क्या करना है, एक कदम पीछे। देखो पहले ये डबल बॉन्ड यहाँ पर था, इसको खींचा तो यहाँ पर आ गया। अब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर था, इसको एक कदम पीछे खींच दिया, यहाँ पे पहुंच गया। ये वाला डबल बॉन्ड एक कदम पीछे खींचा, यहाँ पे आ गया। और ये वाला डबल बॉन्ड एक कदम पीछे खींचा तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पर लोन पेयर हो, पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, इसको 2 कदम आगे लिखना है। 2 कदम आगे। कितने कदम बेटा, 2 कदम इसको आगे लिखना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर लोन पेयर था तो एक कदम ये हो गया, एक कदम ये, 2 कदम में आ गया है। फिर एक कदम ये हो गया, दूसरा कदम ये हो गया तो यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ से चले तो अगला लोन पेयर यहाँ पर। तो बस ये अनुनाद के लिए ट्रिक होती है जो मैंने आपको बताई, कि आपका जो डबल बॉन्ड है उसको एक कदम पीछे खींच लेना है, लोन पेयर प्लस या माइनस को 2 कदम आगे बढ़ा देना है। बस इस तरह से अनुनाद होता है। तो अब आते हैं अपनी थ्योरी में। अनुनादी संरचना हो गया, तो अब ये थ्योरी हमारी ये कह रही है, अब देखिए थ्योरी हमसे ये कह रही है कि जब हम एनिलीन में एसीलन कराते हैं, एनिलीन का एसीलन कराते हैं, तो नाइट्रोजन परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ अनुनाद कर लेते हैं। ये हमने खुद देखा है कि अनुनाद हो रहा है। जब ये अनुनाद कर लेते हैं जिसके कारण बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है कि ये लोन पेयर पहले रिंग के बाहर थे, अब ये अनुनाद में यानी कि रिंग के पास आ गए। तो रिंग के पास आ गए हैं तो यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो गई इलेक्ट्रॉनों की, और भीड़ भाड़ का बढ़ना ही इलेक्ट्रॉन के घनत्व का बढ़ना कहलाता है। तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, साथ ही साथ NH2 समूह के इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता घट जाती है। ये भी सही है। अब देखिए बेटा यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, अब वो क्या कह रहा है, तो अब ये जो बेटा लोन पेयर थे ये यहाँ पे नाइट्रोजन के पास नहीं होती, ये चले जाते हैं बेंजीन रिंग के पास अनुनाद करने। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास थे वो तो चले गए बेंजीन रिंग में अनुनाद करने। तो अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं तो ये किसी को अब दान तो कर नहीं सकता। तो वही मैंने आगे लिख दिया है
कि NH2 समूह के इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता घट जाती है, क्योंकि इसके पास जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, ये अनुनाद में चले गए हैं रिंग के पास। अब वो रिंग के पास चले गए हैं तो अब NH2 इसको किसी दूसरे को तो दे नहीं सकता, क्योंकि वो पहले ही कहाँ चले गए हैं, रिंग में। क्योंकि जो एस्टिल समूह होता है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है, और एस्टिल समूह भी जो होता है वो भी कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है। तथा साथ ही साथ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्म को, जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। और जो आपका एस्टिल ग्रुप है वो भी आपका क्या करता है, नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण आर्थो तथा पैरा स्थिति पर मेटा स्थिति की तुलना में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। अब देखिए वो कह क्या रहा है उसकी बात मैं करता हूं आपसे। अब वो ये कह रहा है बेटा कि ऐसा हुआ तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, आर्थो पर और पैरा पे, आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हुआ बेटा, बढ़ गया। लेकिन जैसे ही हमारा आता है एस्टिल समूह, कौन सा समूह आता है बेटा, एस्टिल समूह, तो एस्टिल समूह क्या करता है बेटा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अगर इनको अपनी ओर आकर्षित करेगा तो अब ये रिंग, जो इलेक्ट्रॉन रिंग में आसानी से जा रहे थे वो रिंग की तरफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनको अपनी तरफ कौन खींच रहा है बेटा, एस्टिल समूह अपनी तरफ खींच रहा है। तो जिसके कारण ये अनुनाद में भाग नहीं ले पाते हैं अच्छी तरह से, और जब अनुनाद में भाग नहीं लेंगे तो आर्थो और पैरा स्थिति पर जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा था वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटने लगता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है बेटा, घटने लगता है। और उसकी तुलना में जब ये आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटता है तो उसकी तुलना में हमें ये पता चलता है कि मेटा का इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो जाता है आर्थो या पैरा की तुलना में, क्योंकि मेटा पे ना तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा ना तो घट रहा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है एक बार आर्थो पे आया, फिर कहाँ पे आया बेटा, पैरा पे आया, फिर आर्थो पे आया, मेटा पे तो नहीं जा रहा। लेकिन जैसे ही एस्टिल समूह आता है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो आर्थो और पैरा को बढ़ा रहा था, तो जैसे ही वो दूसरी जगह चले जाएंगे तो वो कहां पर घटाएंगे, जहां पर बढ़ा रहे थे तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा देते, जिसकी कंपेरिजन में मेटा वाला जो इलेक्ट्रॉन घनत्व वो बढ़ जाता है, मेटा वाला इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। ठीक है, यही लिखा है कि पैरा स्थितियों पर मेटा स्थिति की तुलना में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण आने वाला एस्टिल समूह, जो आने वाला एस्टिल समूह होगा वो आर्थो तथा पैरा स्थितियों में जुड़ने के साथ साथ मेटा स्थिति पर भी आक्रमण कर देता है। ये याद रखना, आर्थो और पैरा पे जुड़ने के साथ साथ वो कहाँ पे आक्रमण करता है बेटा, मेटा पे भी आक्रमण करता है, जो मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, तो उसको यहाँ यहाँ जाना चाहिए था, आर्थो पे और पैरा पे, तो मेटा पे इसलिए जाता है क्योंकि एस्टिल समूह इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और जैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर वो आकर्षित करता है, इन वाले इलेक्ट्रॉनों को जब वो अपनी ओर आकर्षित करता है तो अभी ये आर्थो और पैरा स्थिति पर जाके इलेक्ट्रॉन घनत्व को नहीं बढ़ा पाते हैं। किसको नहीं बढ़ा पाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन घनत्व को नहीं बढ़ा पाते। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व को नहीं बढ़ा पाते तो फिर वो इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटा पे भी अधिक हो जाता है, तो इसलिए वहां पर आक्रमण करता है। तो ये इसका प्रॉपर आंसर है, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए अगला क्या कह रहा है। एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रियाएं कौन से माध्यम में अम्लीय अथवा क्षारीय में कराई जाती हैं और क्यों, समझाइए। तो देखिए एरिल डाइओजोनियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं, एरिल डाइओजोनियम क्लोराइड, तो इस यौगिक का नाम होता है बेटा एरिल डाइओजोनियम क्लोराइड, N2 प्लस Cl-, इसको बोलते हैं एरिल डाइओजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हमको कराना है किसके साथ भैया, एनिलीन के साथ, तो ये एनिलीन हो गई। तो जब मैंने आपको बेटा बीडीसी पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर आपने बीडीसी की रिएक्शन एनिलीन के साथ करा रहे हो तो ये अभिक्रिया होती है बेटा अम्लीय माध्यम में, और उस माध्यम का पीएच होता है 4 से 5। किस माध्यम में कराई जाती है, 4 से 5 पीएच में। यानी कि जब आप एनिलीन की अभिक्रिया बीडीसी से कराएंगे तो माध्यम आपको रखना अम्लीय, और वहां से बनता है बेटा पैरा एमिनो एजोबेंजीन। वहां से आपको क्या मिलता है बेटा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन, ये उसका सूत्र होता है। NH2 क्या होता है, यहाँ से पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होता है वो इस Cl को लेकर के बना लेता है बेटा HCl, क्या बना लेता है HCl, और यहाँ से N से इस बेंजीन को जोड़ देते हैं पैरा पोजीशन से, तो इसका नाम होता है बेटा पैरा एमिनो एजोबेंजीन, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। यहाँ से आपको ये यौगिक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब ये पहले रिएक्शन तो यही है कि एरिल डाइओजोनियम क्लोराइड एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया देता है, तो माध्यम कौन सा होगा, माध्यम अम्लीय होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है अब उसकी बात कर लेते हैं। देखिए इसका हम एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिल डाइओजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ
युग्मन अपक्रिया अम्लीय माध्यम जिसका पीएच 4 से 5 होता है में कराई जाती है। तो पहली बात याद रखना है कि एनिलीन जो एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड होता है वो एनिलीन के साथ अगर युग्मन अपक्रिया देता है तो उसका पीएच मान अम्लीय माध्यम होना चाहिए। अब ऐसा होना क्यों चाहिए, उसका रीजन है क्योंकि एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ होने वाली अपक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। ऐसा इसलिए करना पड़ता है बेटा क्योंकि जो एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड होता है ये एनिलीन के साथ जब अपक्रिया करता है वो अपक्रिया किस क्रिया विधि से होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया विधि से होती है। और अम्लीय माध्यम में एनिलीन जो कि नाभिक स्नेही होता है वो अधिक सक्रिय हो जाता है। एनिलीन जो है वो नाभिक स्नेही की तरह काम करता है और अगर माध्यम अम्लीय रख दिया तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि हम जब भी एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया एनिलीन के साथ कराते हैं तो वहां से हम लोग अम्लीय माध्यम रखते हैं। अब यहां से एक चीज समझिए बेटा ध्यान से, ये हो गई आपकी बीडीसी, ये क्या हो गई बेटा बीडीसी। अब अगर इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं बेटा फिनॉल के साथ, ध्यान समझिएगा, तो ये रिएक्शन होगी बेटा क्षारीय माध्यम में। रिएक्शन किस में होगी बेटा, क्षारीय माध्यम में। इसको याद रखना है, रिएक्शन किस में होगी बेटा, क्षारीय माध्यम में। जिस माध्यम का आपको पीएच रखना है 9 से 10, पीएच कितना रखना है बेटा 9 से 10। और यहां से एक कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इस बात को याद रखना। अब देखिए दूसरी बात, अब अगर हमने बेटा यहां से बीडीसी को लिया और उसकी रिएक्शन हमने करा दी एनिलीन के साथ, किसके साथ करा दी बेटा, एनिलीन के साथ, किस माध्यम में, तो याद रखना बेटा अम्लीय माध्यम में। किस माध्यम में एनिलीन हमेशा रिएक्शन करेगा, अम्लीय माध्यम में। और अम्लीय माध्यम का पीएच कितना होता है बेटा, पीएच होता है 4 से 5। तो यहां से जो कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ये दोनों बातों को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है क्योंकि यहां से सवाल कई बार पूछा जाता है। तो अगर आपका बीडीसी फिनॉल से रिएक्शन कर रहा है, किससे कर रहा है बेटा, फिनॉल से, तो वो अपक्रिया क्षारीय माध्यम में होगी जिसका पीएच 9 से 10 रखा जाएगा और वहां से बनेगा क्या, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और अगर बीडीसी एनिलीन से अपक्रिया कर रहा है तो वहां से आपका अपक्रिया होगी अम्लीय माध्यम में जिसका पीएच होगा 4 से 5 और यौगिक का नाम होगा पैरा एमिनो एजोबेंजीन। और दोनों के दोनों एजोरंजक होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, एजोरंजक होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ युग्मन अपक्रिया कौन से माध्यम अम्लीय अथवा क्षारीय में कराई जाती है और क्यों, समझाइए। अब आपको ये बताना है बेटा कि जो एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड होता है, एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड किसको कहते हैं बेटा, ये होता है आपका एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका सूत्र आपको याद कर लेना, इसको बोलते हैं बेटा एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। के साथ युग्मन अपक्रिया किसके साथ, एनिलीन। जब हम एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया कराते हैं एनिलीन के साथ तो ये आपका है बेटा एनिलीन, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एनिलीन। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन का नाम होता है बेटा युग्मन अपक्रिया। कौन सा नाम होता है बेटा, युग्मन अपक्रिया। तो पूछ रहा है कि ये अपक्रिया किस माध्यम में होती है, तो अपक्रिया का नाम है आपके बेटा युग्मन अपक्रिया। तो इन दोनों में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कौन सी अपक्रिया होगी, यहाँ पे अपक्रिया होगी बेटा युग्मन अपक्रिया, इस बात को याद रखना, युग्मन अपक्रिया। अब ये पूछ रहा है कि ये किस माध्यम में होती है, अम्लीय या क्षारीय। तो देखिए जब भी आप इसको शॉर्ट में हम लोग एरिल डाइजोनियम क्लोराइड को शॉर्ट में बेटा हम लोग बीडीसी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, बीडीसी। तो जब भी आप बीडीसी की रिएक्शन जिस यौगिक के साथ कराएंगे उसका जो भी माध्यम होगा उसके विपरीत माध्यम लेना है। जैसे एनिलीन कैसा होता है बेटा, क्षारीय होता है, तो अब हमको माध्यम अम्लीय रखना है। जो भी यौगिक का माध्यम हो उसके विपरीत आपको माध्यम रखना है। तो एनिलीन की प्रवृत्ति है क्षारीय, तो ये अपक्रिया किस माध्यम में होगी बेटा, अम्लीय माध्यम में। किस माध्यम में होगी, अम्लीय माध्यम में। इस बात को याद रखिए, ये अपक्रिया किस माध्यम में होगी, अम्लीय माध्यम। और अम्लीय माध्यम के लिए आपको इस अपक्रिया का पीएच कितना रखना होगा बेटा, 4 से 5 के बीच में रखना होगा। इस अपक्रिया का जो पीएच है वो कितना रखना होगा बेटा, 4 से 5 के बीच में रखना होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमको पता चल गया कि एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हमने एनिलीन के साथ कराई तो ये अपक्रिया होगी युग्मन अपक्रिया और किस माध्यम में होगी बेटा, अम्लीय माध्यम में होगी। तो देखिए इसका आंसर हमको कैसे लिखना है, तो हम लिखेंगे बेटा एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड की एनिलीन
के साथ युग्मन अभिक्रिया अम्लीय माध्यम जिसका पीएच आपको कितना रखना है बेटा, 4 से 5। तो ब्रैकेट में पीएच जो है वो होना चाहिए 4 से 5 के बीच में। माध्यम में कराई जाती है। तो ये पहला आ गया कि किस माध्यम में कराई जाती है, तो पता चल गया बेटा अम्लीय माध्यम में कराई जाती है। किस माध्यम में कराई जाती है बेटा, अम्लीय माध्यम में कराई जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसने बोला है कि ऐसा क्यों होता है, उसके विषय में भी आपको लिखना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए हम लिखेंगे क्योंकि एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड क्योंकि एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ होने वाली अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो याद रखना बेटा कि ऐसा हम क्यों कराते हैं, क्योंकि जो आपकी एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया कौन सी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यहां तक हो गया, होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है। आता है अम्लीय माध्यम में एनिलीन जो कि बेटा किसकी तरह काम करता है बेटा, नाभिक स्नेही की तरह। किसकी तरह काम करता है बेटा, नाभिक स्नेही की तरह। एनिलीन इस अपक्रिया में किसका काम करता है, नाभिक स्नेही। ठीक है। तो आता है अम्लीय माध्यम में एनिलीन अधिक सक्रिय होता है। एनिलीन जो होता है वो क्या होता है बेटा, अधिक सक्रिय होता है। अधिक सक्रिय होता है। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कि अगर हमने एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया एनिलीन के साथ कराएंगे तो अभिक्रिया तो होगी युग्मन, तो किस माध्यम में होगी, इस बात को हमने देख लिया बेटा कि अम्लीय माध्यम में होगी। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में कराता है। और अम्लीय माध्यम का मतलब है कि अभिक्रिया का पीएच आपको 4 से 5 के बीच में रखना होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखिए, क्योंकि एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ होने वाली जो अभिक्रिया होती है, एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ जो होने वाली अभिक्रिया होती है, किस अभिक्रिया होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इसलिए हमको अम्लीय माध्यम रखना पड़ता है, क्योंकि अम्लीय माध्यम में एनिलीन जो कि नाभिक स्नेही होता है वो अधिक सक्रिय होता है। अब रिएक्शन देख लीजिए कैसे होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए बेटा, इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हमको कराना है एनिलीन के साथ। ध्यान से देखिए बेटा, ये हो गया हमारा एनिलीन। अब मैंने भी आपको बताया कि ये अभिक्रिया किस माध्यम में होगी बेटा, अभिक्रिया होगी अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम का मतलब पीएच आपको कितना रखना पड़ेगा बेटा, 4 से 5 के बीच में। पीएच कितना रखना पड़ेगा, 4 से 5 के बीच में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम हो जाएगा एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको आप लोग क्या कहेंगे बेटा, एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसको हम लोग कहते हैं बेटा एनिलीन। अब देखिए, हमको ये बात पता है कि बेंजीन के हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम होता है बेटा। तो मैं यहाँ पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को अलग से आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ से क्या होता है बेटा कि देखिए रिएक्शन कैसे होगी। ये वाला जो क्लोराइड आयन है बेटा, ये इस हाइड्रोजन के द्वारा निकल जाता है, इस हाइड्रोजन के द्वारा निकल जाता है और रिएक्शन में बनता है HCl। क्या बन जाता है बेटा, HCl।
और साथ में क्या बनेगा, आप आगे लिखेंगे, मैं यहाँ नीचे बना दे रहा हूँ क्योंकि यौगिक बड़ा है, और साथ में बनेगा आपका कुछ इस तरह से यौगिक। ध्यान देखिए, बेंजीन अपनी जगह, बचा N2, तो N2 को मैं लिख दे रहा हूँ N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड खाली। अब ये वाला जो N है वो जुड़ जाएगा यहाँ बेंजीन की पैरा पोजीशन से, यहाँ से जुड़ गया, और यहाँ पे क्या लगा है बेटा, NH2 लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, NH2। तो इस अपक्रिया में ये कंपाउंड बनता है, और अगर इसका नाम लिखना हो तो नाम होता है इसका बेटा पैरा एमिनो डाई एजोबेंजीन। इस यौगिक का क्या नाम होता है बेटा, पैरा एमिनो डाई एजोबेंजीन। इसको क्या कहते हैं बेटा, पैरा एमिनो डाई एजोबेंजीन इसको कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना बेटा कि, और यहाँ से ये जो अपक्रिया हुई इसी को बोलते हैं युग्मन अपक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, युग्मन अपक्रिया। तो ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया इस पूरे क्वेश्चन का। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए एक चीज मैं आपको याद रखने के लिए बता दे रहा हूँ कि अगर आपको बेटा बीडीसी दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, इस चार्ट को आप याद कर लीजिएगा बेटा, क्या दिया जाए, बीडीसी। तो बीडीसी की रिएक्शन दो ही यौगिकों से ज्यादातर होती है बेटा, जब हम युग्मन अपक्रिया की बात कर रहे होंगे। किस अपक्रिया की बात कर रहे होंगे बेटा, युग्मन अपक्रिया की। तो रिएक्शन या तो होगी एनिलीन के साथ, या फिर रिएक्शन होगी बेटा फिनॉल के साथ। पहले तो ये चीज याद रखना कि युग्मन अपक्रिया आपके सिलेबस में दो ही है, बीडीसी युग्मन अपक्रिया बीडीसी के साथ होती है, और वो अपक्रिया या तो एनिलीन देगा या तो फिनॉल देगा। ठीक है, अब आगे देखिए, एनिलीन खुद में कैसा होता है बेटा, क्षारीय। एनिलीन खुद में कैसा होता है बेटा, क्षारीय होता है, खुद में कैसा होता है, क्षारीय। फिनॉल खुद में कैसा होता है बेटा, अम्लीय, खुद में कैसा होता है, अम्लीय। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही, यहां तक सब कुछ। अब देखिए, अगर ये एनिलीन क्षारीय है तो यहाँ पर जो माध्यम होगा वो हमें उल्टा रखना है। तो अगर ये क्षारीय है तो इस अपक्रिया का माध्यम हमको रखना है अम्लीय। माध्यम क्या रखना है बेटा, अम्लीय। माध्यम अम्लीय रहेगा, इसका मतलब पीएच जो है इस अपक्रिया का हमको 4 से 5 के बीच में रखना है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, फिनॉल खुद में तो अम्लीय है, तो ये अपक्रिया किस माध्यम में होगी बेटा, क्षारीय माध्यम में। किस माध्यम में होगी बेटा, क्षारीय। क्षारीय माध्यम है तो पीएच इस अपक्रिया का कितना होगा बेटा, 9 से 10 के बीच में होगा। इस अपक्रिया का पीएच कितना होगा बेटा, 9 से 10 के बीच में होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखिए, अब जब ये रिएक्शन यहां से तुम कराओगे तो यहां से यौगिक बनेगा बेटा पैरा एमिनो डाई एजो बेंजीन। यहां से क्या बनेगा बेटा, पैरा एमिनो डाई एजो बेंजीन, और इस अपक्रिया से बनेगा बेटा पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन। बस ये दो चीजें को आपको याद रखना है कि अगर आपने बीडीसी की रिएक्शन कराई एनिलीन के साथ तो वो अपक्रिया होती है बेटा अम्लीय माध्यम में। अगर आपने बीडीसी की रिएक्शन कराई क्षारीय माध्यम में, वो फिनॉल के साथ, तो वो अपक्रिया क्षारीय माध्यम में होगी। जब एनिलीन बीडीसी से रिएक्शन करेगा तो वहां से बनाएगा बेटा पैरा एमिनो डाई एजोबेंजीन, और जब बीडीसी फिनॉल से रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजोबेंजीन। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है? आप कहें तो मैं इन दोनों रिएक्शनों को भी एक बार लिख के आपको दिखा देता हूं। यहां तक हो गया? अब देखिए आगे ध्यान से, दोनों रिएक्शनों को हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे हमको बोर्ड में लिखना है। तो ये हो गई बेटा हमारे पास बीडीसी, मैं वैसे ही आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। ये तो हो गई हमारे पास बेटा बीडीसी। ध्यान से देखिए बेटा, एनिलीन वाली हम कर चुके हैं, यहाँ फिनॉल बस आपको मैं दिखा दे रहा हूं। अब हम फिनॉल को बना लेते हैं। ये हो गया आपका फिनॉल। तो अब हमको ये पता है कि ये अपक्रिया किस माध्यम में होगी बेटा, अपक्रिया तो होगी आपकी अम्लीय माध्यम, वो क्षारीय माध्यम में। तो इस अपक्रिया का जो पीएच है वो हमको रखना पड़ेगा बेटा 9 से 10 के बीच में। सही यहाँ तक? अब देखिए पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन लगा है फिनॉल में, उसको हम इस क्लोराइड के द्वारा हटा देते हैं। तो जैसे ही हटाओगे तो यहाँ से बन जाएगा बेटा HCl, और साथ में क्या बनेगा, तो साथ में यहाँ पे बन जाएगा, ये हो गए बेटा बेंजीन, इसमें 2 N है तो 2 N हो गए, और इसको फिनॉल की पैरा पोजीशन से जोड़ देना इस तरह से। और जैसे ही आपने जोड़ा तो ये यौगिक बना। अब इन सबके नाम देखो, इसका नाम तो पता है, इसको कहते हैं एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड, और इसको कहते हैं बेटा फिनॉल। और यहां पर जो बना है इसका नाम होगा बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो युग्मन अपक्रियाओं का कोई भी क्वेश्चन आए बेटा तो आपको कर देना है। युग्मन केवल 2 ही है, या तो फिनॉल है तो एनिलीन है। यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम देखिए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है यहाँ तक? ओके।
अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाफ मैन ब्रोमामाइड अपक्रिया द्वारा एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एनिलीन की एस्टिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ होने वाली रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में 2019 में आपसे पूछा जा चुका है और इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे उसकी बात हम लोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमसे कह रहा है कि हाफ मैन ब्रोमामाइड अपक्रिया द्वारा एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा कि हाफ मैन ब्रोमामाइड अपक्रिया द्वारा एनिलीन कैसे बनता है उसका समीकरण लिखना है। तो देखिए हेडिंग डालेंगे हम लोग हाफ मैन ब्रोमामाइड अपक्रिया द्वारा एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण। तो इसमें क्या होता है, हम लोग लेते हैं बेंजामाइड को। जब भी आपको हाफ मैन ब्रोमामाइड अपक्रिया द्वारा एनिलीन बनाना हो, क्या बनाना हो बेटा, एनिलीन, तो आपको ले लेना है बेंजामाइड को। किसको ले लेना है बेटा, बेंजामाइड को। इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजामाइड। इस कंपाउंड को क्या कहते हो बेटा, बेंजामाइड। और इसकी रिएक्शन करा देना है आपको ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के मिश्रण के साथ। किसके साथ बेटा, कास्टिक पोटास के मिश्रण के साथ। कास्टिक पोटास होता है KOH। जब आप इस मिश्रण के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं तो देखिए होता क्या है, यहाँ से CO जो है वो रिमूव हो जाता है, यहाँ से CO क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और कैसे रिमूव होगा, और जैसे ही CO निकाल दोगे तो यहाँ से जो बनाना है सबसे पहले उसको बना लीजिए। तो हमको एनिलीन बनाना है, ये बन गई एनिलीन। ध्यान से देखिएगा, अब यहां से क्या होगा बेटा कि जो हमारे पास पोटेशियम है, यहां से CO को निकाल के बना लेगा पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। क्या बना लेगा बेटा, पोटेशियम कार्बोनेट बना लेगा। साथ में Br कितने हैं बेटा, 2 Br को 2 K दे दीजिए तो 2 मोल ऑफ KBr बन जाएगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखिए पोटेशियम हमारे पास हो गए 4, 2 ये हैं 2 ये हैं। तो अगर पोटेशियम को बैलेंस करना है तो यहाँ हमको पहले 4 लगाना पड़ेगा। 4 पोटेशियम हो गए, तो ऑक्सीजन हो गए 4 1 5, 5 में 3 ऑक्सीजन निकल गए, तो बचे ऑक्सीजन हमारे पास कितने बेटा, ऑक्सीजन बच गए 2। तो 2 ऑक्सीजन से 2 हमारे बन जाएंगे जल। ये आपकी संतुलित अपक्रिया, इसको देख लीजिए। तो अगर हाफ मैन ब्रोमामाइड अपक्रिया के द्वारा आपको कभी भी निर्माण करना हो एनिलीन का, तो आप रिएक्शन कराएंगे बेंजामाइड के साथ। किसके साथ बेटा, बेंजामाइड के साथ। किसकी रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के मिश्रण की। किसकी किसकी बेटा, ये हो गया आपका ब्रोमीन और साथ में लेना है कास्टिक पोटास को। साथ में किसको ले लेना है बेटा, कास्टिक पोटास को। तो ये होता है आपका कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। ठीक है, तो जब आप कास्टिक पोटास, बेंजामाइड, ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास की आपस में रिएक्शन कराते हैं तो यहां से आपको मिलती है एनिलीन। यहां से आपको क्या मिल जाता है बेटा, एनिलीन, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, साथ में मिल जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड और जल। तो ये रिएक्शन हो गई जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आपसे कहा गया कि हाफ मैन ब्रोमामाइड अपक्रिया द्वारा एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये आपका हो गया हाफ मैन ब्रोमामाइड अपक्रिया द्वारा एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण। और इस रिएक्शन को लिख लेना बेटा, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है और बहुत बार पूछी जाती है कि हाफ मैन ब्रोमामाइड अपक्रिया पर टिप्पणी लिखो। तो आपको लिख देना है कि जब हम बेंजामाइड की अपक्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के मिश्रण के साथ कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होती है तथा उपरोक्त अपक्रिया को हाफ मैन ब्रोमामाइड अपक्रिया कहा जाता है। और क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए अब वो कह रहा है एनिलीन की एस्टिल क्लोराइड और कार्बन डाइ सॉरी और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ होने वाली रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो एनिलीन की हमको अपक्रिया कराना है एस्टिल क्लोराइड के साथ। सबसे पहले किसके साथ कराना है बेटा, एस्टिल क्लोराइड के साथ। तो हम हेडिंग डालेंगे बेटा एनिलीन की एस्टिल क्लोराइड के साथ होने वाली रासायनिक अपक्रिया का समीकरण। तो देखिए ये अपक्रिया कैसे होगी इसकी बात कर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बना लेंगे बेटा एनिलीन को। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा एनिलीन। ध्यान से देखते चलिएगा। अब इसकी रिएक्शन हमको कराना है एस्टिल क्लोराइड के साथ। तो एस्टिल क्लोराइड बेटा होता है ये आपका, इसको बोलते हैं बेटा एस्टिल क्लोराइड। अब जब हम लोग एनिलीन की रिएक्शन एस्टिल क्लोराइड के साथ कराते हैं बेटा, तो ये रिएक्शन होती है पिरीडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा, पिरीडीन की उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से जो आपका NH2 समूह एक हाइड्रोजन को रिमूव करता है, उस हाइड्रोजन को लेके Cl निकल जाता है और बना लेता है बेटा HCl। क्या बना लेता है, HCl। अब देखिए बचा क्या, जब आपने NH2 से एक H रिमूव कर दिया तो अब यहाँ पर बचा बेंजीन रिंग और इसके ऊपर लग गया NH। भाई 2 H थे तो एक H तो Cl के साथ निकल गया और एक बॉन्ड खाली हो गया। अब इस बॉन्ड में यहाँ से हमने बॉन्ड तोड़ा है Cl, तो
बॉन्ड किसका टूटा? कार्बन का। तो यहाँ पे कार्बन जुड़ गया, कार्बन से जुड़ा है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया और साथ में इससे क्या जुड़ा? CH3। तो यहाँ पे CH3, ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब अगर इनके नाम लिखना हो, इसको कहते हैं बेटा एनिलीन, इसे कहते हैं एनिलीन। ये आपका है बेटा एसिटिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। सही यहाँ तक। और इसका नाम होता है बेटा एसिटानालाइड। क्या नाम होता है बेटा? एसिटैनिलाइड, एस्टैनिलाइड। और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका तो आपको पता है। तो ये रिएक्शन होती है कि जब आप एनिलीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो वहां पे इस तरह से रिएक्शन होती है, यहाँ से एक H निकलता है और उस H को ये वाला Cl लेकर के निकल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये रिएक्शन भी आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन कौन सी है बेटा। अब वो कह रहा है एनिलीन की कार्बन डाइसल्फाइड, किसके साथ बेटा? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ होने वाली अब क्रिया का भी रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। हेडिंग पड़ गई बेटा एनिलीन की कार्बन डाइसल्फाइड के साथ होने वाली रासायनिक अपक्रिया का समीकरण। तो देखिए ये अपक्रिया कैसे होगी बेटा। तो सबसे पहले हमने ले लिया बेटा एनिलीन को, ये आपका हो गया बेटा एनिलीन। अब हमने क्या किया बेटा, इस एनिलीन की रिएक्शन करा दी कार्बन डाइसल्फाइड, तो CH2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। तो जैसे ही आप यहां से रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या होता है। ये जो कार्बन सल्फाइड होता है बेटा, ये कुछ ऐसा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड सल्फर, इस तरह की ये कंडीशन होती है। तो यहाँ से क्या होता है बेटा कि ये जो डबल बॉन्ड है वहां से एक बॉन्ड टूट जाता है, और जब एक बॉन्ड टूटेगा तो ये चीज कुछ ऐसी हो जाती है, कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ से खाली हो गया बेटा, इधर आ गया यस, यस का भी एक बॉन्ड खाली हो गया क्योंकि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड था, और ये डबल बॉन्ड एस अपनी जगह ऐसे ही लगा रहेगा। अब क्या होता है बेटा कि यहाँ से जो हमारा NH है ये अपना एक H समूह को निकालता है, यहाँ से एक H निकलता है एनिलीन से, और वो H जो है बेटा सल्फर के पास जाकर के अटैच हो जाता है, किसके पास? सल्फर के पास। तो सल्फर हो जाता है SH, और कार्बन का एक बॉन्ड खाली होता है, ये वाला बॉन्ड कार्बन का यहाँ पर जुड़ता है NH के साथ। देखो जब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कराएंगे बेटा तो ध्यान से देखिएगा, ये चीज अपनी जगह रहेगी। अब जब यहाँ से एक H निकलेगा तो बचेगा क्या बेटा? NH। क्या बचेगा? NH, एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। उस खाली बॉन्ड से ये कार्बन अपना बॉन्ड, ये जो खाली बॉन्ड है यहाँ से जोड़ता है, तो कार्बन जुड़ गया, कार्बन के एक तरफ लगा है SH और एक तरफ लग गया डबल बॉन्डेड S। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक से ये कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होती है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ जिसका हमारा काम नहीं है, क्योंकि ये समझ गए होंगे आप। अब यहाँ से आगे देखिए बेटा, यहाँ तक सब कुछ सही है। अब देखिए ये बन गया। अब जो ये बना इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बेटा? मर्क्यूरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में। और जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में तो यहां से क्या होता है बेटा, आपका ये जो मर्क्यूरिक है, जो आपका मरकरी है, ये आपका क्या करता है बेटा? सल्फर को ले लेता है। जैसे ही सल्फर को लिया तो बना दिया HgS। क्या बना दिया बेटा? मर्क्यूरिक सल्फाइड। और इस क्लोराइड के लिए हमको 2H चाहिए। कितने H चाहिए बेटा? 2H। और वो 2H कहाँ से मिलेंगे उनको देखो, एक H यहाँ से निकालते हैं और एक H हम यहाँ से निकालते हैं, दोनों H इन दोनों Cl को लेकर के बना लेंगे 2 मोल ऑफ HCl। सही यहाँ तक। अब बचा क्या बेटा? यहाँ पे बचा N, एन के बाद बचा कार्बन, और कार्बन से जुड़ा है सल्फर। बस इतनी चीज तो बची भाई, ये वाला हाइड्रोजन निकल गया, ये वाला हाइड्रोजन, तो बचा नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, और ये वाला सल्फर तो मर्क्यूरिक में चला गया, तो ये बनता है। और इसका नाम होता है फेनिल आइसोथायोसाइनेट। तो इस रिएक्शन से क्या बनता है बेटा हमारा? हमको प्राप्त होता है फेनिल आइसोथायोसाइनेट। इसका नाम याद रखना बेटा, इस ग्रुप का नाम होता है फेनिल आइसोथायोसाइनेट। और ये तो आपकी एनिलीन है, ये तो हमारी क्या है बेटा? एनिलीन है। और इसको बोलते हैं कार्बन डाई सल्फाइड। ये आपका हो गया कार्बन डाई सल्फाइड। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन करानी थी बेटा। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है। हाफ मैन ब्रोमामाइड क्रिया द्वारा एनिलीन बना लिया, फिर एनिलीन की रिएक्शन एस्टिल क्लोराइड से करा दी और कार्बन डाई सल्फाइड के साथ करा दी। अब हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहां तक नोट करिए आप लोग। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बिल एमीन तथा डाई एजोटीकरण अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण। ये क्वेश्चन बेटा 2020 में आपसे बोर्ड में रिपीट हो चुका, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड में आपसे पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है।
तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने का जो भी रासायनिक समीकरण है उसको आपको लिख देना है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण। तो देखिए अब हमको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाना है, तो आपको देखिए कुछ सूत्र हैं जो याद होने चाहिए कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सबसे पहले इसका सूत्र होना चाहिए। तो याद रखना बेटा, इस यौगिक का नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, SO3H, इसका नाम है बेटा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसकी रिएक्शन सबसे पहले आपको करा देना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ कराना है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ध्यान से देखते जाइएगा। तो यहां से क्या होता है बेटा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहां से आपका एक कंपाउंड बनेगा। कैसे बनेगा इसकी मैं बात करता हूं आपसे, देखो ध्यान से। यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH निकलेगा तो बना लेगा बेटा जल। क्या बना लेगा? जल। अब यहां पर बचा क्या? यहां पर बचा बेटा SO3 और यहां बचा Na। तो जब भी आप ऑक्सीजन के पास धातु को लिखें तो ऑक्सीजन को माइनस और धातु को प्लस दे देना। एक यौगिक बनेगा ये, जिसका नाम होगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इस यौगिक को आप लोग क्या बोलेंगे? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब क्या करना है बेटा, ये जो आपके पास सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना है, इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे बेटा सोडामाइड के साथ। किसके साथ करा देंगे बेटा? सोडामाइड। सोडामाइड का सूत्र क्या होता है? NaNH2। ये होता है बेटा सोडामाइड। अब ये सोडामाइड क्या करता है बेटा, यहां से NaSO3 पूरे को ग्रुप को निकाल देता है, और जब निकालेगा और NH2 को यहां पे जोड़ देगा, तो सोडामाइड क्या करता है बेटा, यहां पर जो SO3Na ग्रुप है, या जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्फोनेट, उस ग्रुप को हटा करके यहां जोड़ देता है NH2। ये आपकी एनिलीन बन गई, और साथ में बना देता है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। क्या बना देता है? Na2SO3। ये आपकी रिएक्शन होती है कि अगर आपको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाना है, तो सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, मैं नाम लिख देता हूं बेटा, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या एसिड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की रिएक्शन करा देना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ करा देना है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इस यौगिक का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो यहां से एक यौगिक बनता है। इस यौगिक का नाम मैं यहां लिख देता हूं, याद रखना, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सल्फोनेट। तो यहां से जब आप सबसे पहले जब आप बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। यहां से आपको क्या मिल जाएगा बेटा? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। उस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की रिएक्शन आपको करा देना है सोडामाइड के साथ। NaNH2 को क्या बोलते हैं बेटा? सोडामाइड। तो जब आप सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहां से आपको मिलेगी एनिलीन। क्या मिलेगी बेटा? एनिलीन। और साथ में मिल जाएगा सोडियम सल्फाइड। साथ में क्या मिल जाएगा बेटा? सोडियम सल्फाइड। उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी। ये पहला क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था। तो आपको पता चल गया कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से अगर आपको एनिलीन बनाना है, तो सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को हमको चेंज करना पड़ेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में। किसमें बदलना पड़ेगा बेटा? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में। फिर उसकी रिएक्शन करा देंगे सोडामाइड के साथ। तो जैसे ही सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो वहां से हमको क्या मिल जाएगी बेटा? एनिलीन मिल जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एनिलीन की कार्बिल एमीन अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। अब आपको लिखना है बेटा एनिलीन की कार्बिल एमीन अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो देखिए एनिलीन की कार्बिल एमीन अपक्रिया की बात कर लेते हैं। तो कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या होती है कि जब हम प्राथमिक एमीन, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो, तो जब आप बेटा प्राथमिक एमीन, तो ये हो गया हमारे पास एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफार्म तथा कास्टिक पोटास के मिश्रण के साथ, तो ये हो गया बेटा कास्टिक पोटास का मिश्रण। तो अब देखिए यहाँ से रिएक्शन कैसे होगी उसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 क्लोरीन है, 3 कल्लो है, तो 3 हमको कलुआ चाहिए, तो यहाँ पे 3 लगा लिया। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, ये 3 कल्लो इन 3 कलुआ के साथ निकल जाएंगे, और जब निकलेंगे तो बना लेगी बेटा 3 मोल ऑफ KCl। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब ध्यान देखिए, अब हाइड्रोजन की बात करो, 2 1 3, 3 H हैं और 3 OH हैं, तो 3 H और 3 OH आपस में कंबाइन करके बना देंगे 3 मोल ऑफ वाटर। अब हमारे पास बचा क्या बेटा? अब हमारे पास बची बेंजीन की रिंग। ठीक है, अब रिंग में ये H के बाद बचा N,
और पूरी रिएक्शन में एक बचा है सी, तो यहाँ पर बन जाएगा एनसी। ये ग्रुप होता है। याद रखना कार्बिल एमीन अभिक्रिया में कुछ नहीं करना, प्राथमिक एमीन को लेना है, उसकी रिएक्शन कराना है क्लोरोफार्म तथा कास्टिक पोटास के मिश्रण के साथ। तो आपका जहाँ पर NH2 है तो वहां पर आपको एनसी ग्रुप लिख देना है। अब हम लोग बात करते हैं इनके नाम क्या होंगे। तो ये तो आपका एनिलीन है, इसको क्या कहते हैं बेटा, एनिलीन। ये आपकी क्या है बेटा, क्लोरोफार्म, इसका नाम होता है क्लोरोफार्म। और ये हो गया कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बना क्या, बना बेटा फेनिल आइसोसाइनेट। पहले हमारे पास बना फेनिल आइसो साइनाइड, फेनिल आइसो साइनाइड। हमको क्या मिला बेटा, फेनिल आइसो साइनाइड। इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोराइड और ये है जल। और याद रखना बेटा ये जो यौगिक होता है अत्यंत दुर्गंध युक्त यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है बेटा, दुर्गंध युक्त। इसको याद रखना, इसकी अजीब गरीब दुर्गंध होती है, ठीक है। और कार्बिल एमीन अपक्रिया का ही दूसरा नाम होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या नाम होता है बेटा, आइसोसाइनाइड परीक्षण, क्योंकि यहाँ पर जो उत्पाद बन रहा है वो आपका आइसोसाइनाइड बन रहा है। तो इस विषय में भी आपको याद रखना है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, सही है। अब देखिए अगला इसमें और क्या पूछ रखा था आपसे। तो हमसे कहा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने का समीकरण लिख दिया, एनिलीन की कार्बिलेमीन का समीकरण लिख दिया। अब हमको लिखना है एनिलीन की डाई एजोटीकरण अपक्रिया का समीकरण, एनिलीन की डाई एजोटीकरण अपक्रिया का समीकरण। तो देखिए इसमें क्या होता है बेटा, हम लोग लेते हैं एनिलीन को, ये बीडीसी बनाने की अपक्रिया है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को। तो हम यहां से लेते हैं बेटा एनिलीन को, और एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइट तथा HCl के मिश्रण के साथ, सोडियम नाइट्राइट तथा HCl के मिश्रण के साथ। और ये क्रिया होती है बेटा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे, निम्न ताप पे कराई जाती है। तो यहाँ से देखिए राजकुमार सोडियम राजकुमारी कल्लो को लेके निकल जाएगा, तो बना लेगा बेटा NaCl। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्लस प्लस। अब देखिए अब यहाँ से क्या होगा बेटा कि जो आपका नाइट्रोजन के दो ग्रुप हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा एक कंपाउंड बीडीसी बनता है। तो हमको बीडीसी बनना है तो बीडीसी को बना देते हैं, ये हो गई बेटा बीडीसी प्लस Cl माइनस। अब देखिए हमारे पास Cl दो यूज हो गए हैं, तो यहाँ Cl को भी हमें दो लेना पड़ेगा। अब देखिए पूरी रिएक्शन में हाइड्रोजन कितने हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और दो हाइड्रोजन यहाँ पे, चार हाइड्रोजन है। तो चार हाइड्रोजन में 2 मोल वाटर निकल जाएंगे, 2 मोल क्या हो जाएंगे, वाटर निकल जाएगा। इस रिएक्शन का नाम होता है डाई एजोटीकरण अपक्रिया। नाम लिखते हैं, इसको बोलते हैं बेटा एनिलीन, इसको क्या बोलते हैं बेटा एनिलीन, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपकी बन गई बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसको नाम होता है बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और साथ में हम लोग इसको बेटा बीडीसी के नाम से जानते हैं, बीडीसी, ठीक है। और ये हो गया बेटा सोडियम क्लोराइड, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इसको तो पता है, इसको वाटर कहते हैं। तो ये रिएक्शन होती है बेटा डाई एजोटीकरण रिएक्शन। इसको भी लर्न कर लेना, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि एनिलीन की डाई एजोटीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको वहां लिखना पड़ता है बेटा कि जब हम एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में कराते हैं, तो हमें वहां से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होती है तथा उपरोक्त अपक्रिया को डाई एजोटीकरण कहा जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा है उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि और अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन बेटा 2021 में आपसे यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आपसे कह रहा है कि जो एनिलीन है इसकी नाइट्रीकरण अपक्रिया की जो विधि होती है उसको लिखना है और उसके समीकरण भी देना है। तो देखिए हम लोग इसका आंसर कैसे करेंगे। तो एनिलीन का सीधे नाइट्रीकरण कराने पर एक मिश्रण प्राप्त होता है कि अगर आपने एनिलीन को सीधे सीधे नाइट्रीकरण करा दिया तो वहां से आपको क्या मिलेगा, एक मिश्रण मिलेगा। किसका मिश्रण मिलेगा बेटा, जिसमें आर्थो नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, यहाँ पर बेटा नाइट्रो शब्द छूट गया तो आप लोग लिख लेंगे आर्थो, यहाँ पर हर जगह नाइट्रो शब्द जरूर लगा देना, यहाँ पे मैंने नाइट्रो जो है लिखने में छूट गया। तो आर्थो नाइट्रोएनिलीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन तथा मेटा नाइट्रोएनिलीन का मिश्रण प्राप्त होता है। इस अपक्रिया में आर्थो नाइट्रोएनिलीन तथा पैरा नाइट्रोएनिलीन के साथ साथ मेटा नाइट्रोएनिलीन भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, मेटा नाइट्रोएनिलीन भी प्राप्त होता है। अब ऐसा क्यों होता है उसकी भी बात कर लेते हैं, ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अम्लीय माध्यम में एनिलीन जो होता है वो एनिलीनियम आयन में बदल जाता है। अम्लीय माध्यम में एनिलीन किस में बदल जाता है बेटा? एनिलीनियम आयन में बदल जाता है, जो कि मेटा निर्देशक होता है। जो कि कैसा होता है? मेटा निर्देशक होता है। तो देखिए वो कह क्या रहा है कि अगर आपने बेटा रिएक्शन करा दी एनिलीन की, ये एनिलीन होता है बेटा, ध्यान समझिएगा, ये आपका हो गया एनिलीन। अब अगर आप इसका नाइट्रीकरण करा रहे हैं, नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, लेकिन किसकी उपस्थिति में बेटा? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। इस रिएक्शन का नाम होता है नाइट्रीकरण। कि जब हम किसी भी यौगिक की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो उस अभिक्रिया का नाम होता है बेटा नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो अब यहाँ से होता क्या है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ से बेटा नाइट्रीकरण का मतलब होता है NO2 ग्रुप को जोड़ना है। इस मिश्रण का मतलब होता है कि आपको किसी भी रिएक्शन में NO2 को जोड़ना है। कहाँ पे जोड़ना है बेटा? NO2 को। तो अब क्या होता है बेटा कि जो NO2 ग्रुप है वो आपके पास आता है और कहां पर? NH2 एक बार आर्थो पे जुड़ता है NO2 ग्रुप, और एक बार जुड़ जाता है बेटा पैरा पे। एक बार कहां पे जुड़ जाता है बेटा? पैरा पे। ध्यान से समझते रहिएगा। एक बार जो NH2 ग्रुप है वो आपका जुड़ जाता है पैरा पोजीशन पे। यहां तक हो गया। अगर मैं इनके नाम की बात करूं तो ये तो हमारा है एनिलीन, इसको क्या कहते हैं बेटा? एनिलीन। ये हो गई बेटा नाइट्रिक एसिड, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। यहां तक हो गया। इसका नाम होता है बेटा आर्थो नाइट्रो एनिलीन, आर्थो नाइट्रो एनिलीन। और इसको कहते हैं पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। यहां तक सही है। अब क्या होता है देखिए, ये अब क्रिया हो रही है अम्लीय माध्यम में भाई, सांद्र H2SO4 उपस्थित है। तो ये जो एनिलीन है ये बदल जाता है बेटा एनिलीनियम आयन में। जो एनिलीन है ये बदल जाता है एनिलीनियम आयन में। एनिलीनियम आयन इसको कहते हैं बेटा। ये क्या होता है? अम्लीय माध्यम में एनिलीन प्रोटॉन को ग्रहण करता है और प्रोटॉन को ग्रहण करके बना लेता है एनिलीनियम आयन। इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीनियम आयन। ये होता है एनिलीनियम आयन। अब ये जो होता है बेटा ये होता है मेटा डायरेक्शन, मतलब इस पे अगर कोई ग्रुप आएगा वो कहां पे जुड़ेगा? मेटा, इस पोजीशन पे जुड़ेगा। इस पोजीशन का नाम होता है मेटा। तो जो भी NO2 ग्रुप जुड़ रहा है तो आर्थो पैरा पे जुड़ने के साथ साथ वो कहां पे जुड़ता है बेटा? वो जुड़ता है इसी के साथ साथ मेटा पोजीशन पे भी। कहां पे जुड़ता है बेटा? मेटा पोजीशन पे भी। तो यहाँ पे NH2 अपनी जगह रहेगा और यहाँ जुड़ जाएगा NO2 और नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो यही हमने यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आपने एनिलीन का सीधे सीधे नाइट्रीकरण करा दिया तो वहां से आर्थो पैरा नाइट्रो एनिलीन के साथ साथ मेटा नाइट्रो एनिलीन भी प्राप्त होगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एनिलीन है वो प्रबल अम्लीय माध्यम में एनिलीनियम आयन बना लेता है और वो एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है बेटा? मेटा डायरेक्शनल होता है। यहाँ तक सब कुछ हो गया। अब देखिए आगे बेटा, अब इसी चीज को मैंने आपका यहाँ पर लिखा है, ठीक है, मेटा निर्देशक। अब रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन ये होती है, ये हमने 3 मोल एनिलीन ले लिया। अब इसकी रिएक्शन करा दी है नाइट्रस अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो यहाँ से बनेगा बेटा मेटा ओ पैरा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन और आर्थो नाइट्रो एनिलीन। तो याद रखना यहाँ पर जो मेटा वाला प्रोडक्ट भी बनता है वो थोड़ा बहुत नहीं बनता, 47% बनता है। यानी कि जो आपका पैरा नाइट्रोएनिलीन है वो इस अभिक्रिया में बनेगा 51%, जो आपका मेटा नाइट्रोएनिलीन है वो बचेगा 47%, और जो आपका आर्थो नाइट्रोएनिलीन है वो तो सिर्फ 2% बचता है और साथ में 3 मोल जल बन जाएंगे। साथ में क्या बन जाएगा? 3 मोल जल। याद रखना जितनी जगह NO2 जुड़ेगा उतने ही आपको वाटर निकाल देना है। तो 3 जगह NO2 जुड़ा है तो 3 मोल ऑफ वाटर बन जाएगा। ये तो हो गया जब हमने सीधे रिएक्शन कराई। अब मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमको सीधे पूरा मिश्रण नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए पैरा नाइट्रो एनिलीन। सिर्फ हमको क्या चाहिए बेटा? पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो देखिए वहां पे क्या होगा, यदि हम इस अभिक्रिया में सिर्फ मुख्य उत्पाद के रूप में पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम ये चाहते हैं कि इस अभिक्रिया में हमको मुख्य उत्पाद के रूप में सिर्फ और सिर्फ क्या मिले बेटा? पैरा नाइट्रो एनिलीन मिल जाए, सिर्फ हमको क्या मिल जाए बेटा? पैरा नाइट्रो एनिलीन मिल जाए। तो फिर देखिए कैसे कराएंगे। तो हमको क्या करना है बेटा? तो हमें सर्वप्रथम एनिलीन जो है हमारे पास, जो क्या है बेटा? एनिलीन, उसकी रिएक्शन कराना पड़ेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। सबसे पहले एनिलीन की अभिक्रिया हम कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो जब आप किसी भी यौगिक की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो वहां पर उस अभिक्रिया का नाम
लिया जाता है कि हमने वहां पर एसिटिलीकरण करा दिया है, वहां पर हमने क्या करा दिया बेटा, एसिटिलीकरण करा दिया है, और फिर हम नाइट्रोकरण कराते हैं। तो अगर आपको एनिलीन से सिर्फ मुख्य उत्पाद में पैरा नाइट्रो एनिलीन चाहिए, तो आपको वहां पर सबसे पहले एनिलीन का एस्टिलीकरण करा देना है और फिर नाइट्रीकरण कराना है। अब एस्टिलीकरण कैसे होता है इसकी बात करते हैं। तो देखिए, नाइट्रीकरण अपक्रिया की विधि, तो याद रखना बेटा, नाइट्रीकरण की जो विधि है, यह अपक्रिया 3 पदों में पूर्ण होती है। एनिलीन का जो नाइट्रीकरण है वो कितने पदों में पूर्ण होता है बेटा, 3 पदों में पूर्ण होता है। एनिलीन का जो नाइट्रीकरण है वो आपका कितने पदों में पूर्ण होता है, 3 पदों में। अब 3 पद कौन कौन से होते हैं, सर्वप्रथम देखिए, प्रथम पद में क्या होता है, एस्टिलीकरण कराते हैं। सबसे पहले हम क्या कराते हैं बेटा, एसिटिलीकरण कराते हैं। कैसे कराते हैं, एनिलीन की अपक्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ कराकर एसिटाइनिलाइड बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में। तो वहां से क्या मिलेगा बेटा, एस्टाइनिलाइड बनेगा। वहां से क्या मिलेगा, एस्टाइनिलाइड बनेगा। कैसे बनेगा इसकी बात कर लेते हैं। ये हमारा बेटा एनिलीन है। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो यहाँ से जो है बेटा बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब जो NH2 है ये कुछ इस तरह से टूटता है NH और H में, तो ये वाला H जो है बेटा हम दे देते हैं इसको और NH जोड़ देते हैं यहाँ से। तो अब देखिए क्या बनेगा, NH से जुड़ गया C डबल बॉन्ड CH3 और NH से ही जुड़ी है आपकी बेंजीन रिंग, तो ये जुड़ गया। इस यौगिक का नाम होता है एस्टाइनिलाइड और साथ में बन गया एस्टिक एसिड या एस्टिक अम्ल। साथ में क्या बन गया, एस्टिक एसिड या एस्टिक अम्ल। यहां तक सही है। तो सबसे पहले अगर आप लोग एनिलीन का एसिटाइनिलाइड के साथ क्रिया बनाना है या एनिलीन से आपको एस्टाइनिलाइड बनाना है, तो उसकी रिएक्शन कराना पड़ेगा आपको एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब द्वितीय पद, अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम नाइट्रीकरण कराते हैं। अब हम क्या कराते हैं बेटा, नाइट्रीकरण कराते हैं। नाइट्रीकरण कैसे होता है, एसिटाइनिलाइड को 288 केल्विन ताप पर, कितने बेटा, 288 केल्विन ताप पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं। के मिश्रण के साथ क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं। ठीक है, तो हमें पैरा नाइट्रो एस्टेनिलाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब वो ये कह रहा है कि जो आपका एस्टेनिलाइड है उसको 288 केल्विन ताप पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म करेंगे, तो वहां से आपको मिलेगा पैरा नाइट्रो एस्टेनिलाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब रिएक्शन कैसे होती है इसकी बात करता हूं। अब ध्यान से देखिए रिएक्शन होगी कैसे। अब यहां से क्या होता है बेटा कि जो आपका नाइट्रिक एसिड है इसको हम लिख देते हैं OH और NO2 के रूप में तोड़ देता हूं नाइट्रिक को। यहां तक सबको सही। अब क्या होता है बेटा यहां से कि जो NO2 ग्रुप है वो पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालता है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। इस हाइड्रोजन को लेकर के OH अपना बना लेता है वाटर। OH क्या बना लिया, वाटर। बचा क्या, NO2, और वो NO2 हम जोड़ देते हैं पैरा पोजीशन पे, और जब पैरा पोजीशन पे जोड़ेंगे तो यौगिक का नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो एस्टेनिलाइड। क्या नाम हो जाएगा बेटा, पैरा नाइट्रो एस्टेनिलाइड। बाकी ऊपर की चीजें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं तृतीय पद की कि तीसरे पद में हमको क्या कराना है। तो अब इस पद में हम कराते हैं बेटा जल अपघटन। इस पद में हम लोग क्या कराते हैं बेटा, जल अपघटन को कराते हैं। किसको कराते हैं, जल अपघटन। कैसे होता है, अब हम पैरा नाइट्रो एस्टेनिलाइड का अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करा देते हैं। जो हमारे पास पैरा नाइट्रो एस्टेनिलाइड प्राप्त हुआ है उसका अम्लीय या क्षारीय माध्यम में हम जल अपघटन करा देते हैं, और जैसे ही जल अपघटन कराते हैं तो हमें वहां से मिलता है पैरा नाइट्रो एनिलीन। पैरा नाइट्रो एनिलीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। कैसे होगा, ध्यान से देखो। अब यहां से क्या होता है बेटा कि जो हमारा जल है, तो जल हमारा कैसे टूटता है बेटा, H प्लस OH माइनस में। बॉन्ड हमने यहां से तोड़ दिया, तो OH हमने इसको दिया, H इसको दिया, तो जैसे ही H इसको दिया तो ये हो गया NH2, तो आपका बन गया पैरा नाइट्रो एनिलीन, और साथ में एस्टिक एसिड। साथ में क्या बन जाएगा बेटा, एस्टिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना, इसका नाम होता है, ये लिखा है पैरा नाइट्रो एनिलीन। इसको क्या कहते हैं बेटा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और हमसे क्या पूछा भाई, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा था कि एनिलीन का जो नाइट्रिक है उस पर आपको विधि लिखना है और रासायनिक समीकरण लिखना है। तो मैंने लिख दिया कि एनिलीन का अगर हमने सीधे नाइट्रिकरण करा दिया तो वहां से मिश्रण मिलेगा आर्थो पैरा तथा मेटा का। लेकिन अगर हम सिर्फ पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका एसिटिलीकरण कराएंगे और फिर इसके बाद हम लोग उसका नाइट्रीकरण करा लेंगे। यहां तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए उसको पढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, एक मिनट इसको पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए बेटा।
1 बिलियन में पैरा टॉलुइन डाई एजोनियम क्लोराइड तथा पैरा नाइट्रोफेनिल डाई एजोनियम क्लोराइड के 1 ग्राम मोल हैं। ग्राम मोल का मतलब होता है मोल। तो 1 मोल लिया बेटा, 1 बिलियन है जिसमें पैरा टॉलुइन डाई एजोनियम क्लोराइड तथा पैरा नाइट्रोफेनिल डाई एजोनियम क्लोराइड दोनों के 1 मोल ले लिए हैं। इसमें फिनॉल के क्षारीय विलयन का 1 ग्राम मिलाते हैं और इसमें हम लोग फिनॉल का एक क्षारीय विलयन लेते हैं, उसका 1 ग्राम मिला देते हैं। मुख्य उत्पाद क्या होगा, अपने उत्तर को समझाइए। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, उसको आपको समझाना है। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी बेटा। देखिए इस पार्ट से आपको कोई मतलब नहीं, यहाँ जो लिखा इसको आप छोड़िए, इसको हटा दिया। अब देखिए इस यौगिक का नाम होता है बेटा आपका पैरा टॉलुइन डाई एजोनियम क्लोराइड। इस यौगिक का नाम होता है पैरा टॉलुइन डाई एजोनियम क्लोराइड। जब आप इसकी रिएक्शन फिनॉल से कराते हैं, क्षारीय माध्यम का मतलब होता है 9 से 10 पीएच होना चाहिए। तो अब यहाँ से क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिए, यहाँ से जो फिनॉल है, क्या है बेटा, फिनॉल अपने पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालेगा। पैरा पोजीशन से किसको निकालेगा बेटा, हाइड्रोजन को। और यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन के साथ वो निकल जाएगा। और जब वो क्लोरीन के साथ निकलेगा, किसके साथ निकलेगा बेटा, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के साथ निकलने के बाद मैं इसको करके ही आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ध्यान से देखिए, इस यौगिक का नाम है बेटा, इसमें क्या बोला गया है, पैराटॉलुडीन। ठीक है, ये हो गया आपका यौगिक। इस यौगिक का नाम है बेटा आपका पैराटॉलुइन, पैराटॉलुइन डाई एजोनियम, डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका क्या नाम है, पैराटॉलुइन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसकी रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ कराना है बेटा, फिनॉल के साथ। तो फिनॉल को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हो गई बेटा हमारे पास फिनॉल। अब ये क्षारीय माध्यम में होना है आपके, तो पता है हमको कि क्षारीय माध्यम का मतलब होता है पीएच रखना है 9 से 10 के बीच में। पीएच इक्वल टू 9 to 10। पीएच कितना होना चाहिए, 9 से 10। तो देखिए फिनॉल के हर कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन होता है बेटा। तो मैं पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को अलग से दिखा देता हूँ। ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर के निकलता है और बनाता है HCl। क्या बनाता है बेटा, HCl। अब साथ में क्या बनेगा, इसकी बात कर लेते हैं। CH3 बेटा अपनी जगह रहेगा। CH3 से जुड़ी एक बेंजीन रिंग, हमने बेंजीन रिंग को जोड़ दिया। फिर लगा है N2, तो N2 को मैंने ओपन कर दिया, N डबल बॉन्ड N। यहाँ तक सब कुछ सही। अब यहाँ से इस N को पैरा पोजीशन में फिनॉल के साथ जोड़ देते हैं। तो ये हमने जोड़ दिया बेटा किसके साथ बेटा, फिनॉल के साथ। और फिनॉल पे यहाँ पे लगा है OH। ये हो गया। अब इसका नाम होता है, जो ये यौगिक बना है बेटा, इस यौगिक को कहते हैं पैरा पी टोलाइल एजो फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं, पैरा पैराटोलाइल एजोफिनॉल, एजोफिनॉल। ये यौगिक बन गया बेटा। तो ये तो पहला हो गया कि आपने पैरा टॉलुइन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर फिनॉल के साथ कराई तो यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर आपने यहीं पे रिएक्शन करा दी, किसके साथ करा दी बेटा रिएक्शन, पैरा नाइट्रोफेनिल डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ करा दी बेटा, पैरा नाइट्रो डाई एजोनियम क्लोराइड। इस ग्रुप का नाम है बेटा डाई एजोनियम क्लोराइड। अब पैरा पे उन्होंने नाइट्रो बोला है तो ये हो गया नाइट्रो। और इसका पूरा नाम होता है बेटा पैरा नाइट्रो फेनिल डाई एजोनियम, डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन भी हमको किससे कराना है बेटा, फिनॉल के साथ कराना है। तो ये हो गई बेटा हमारा फिनॉल। और उसने कहा रिएक्शन क्षारीय फिनॉल के साथ करना है। क्षारीय फिनॉल का मतलब है इस रिएक्शन का पीएच है 9 से 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पैरा पोजीशन पे वाला जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को इस Cl के साथ में निकालूंगा तो बनेगा HCl। और साथ में क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, NO2 अपनी जगह पे रहेगा। फिर हमारी बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग हो गई। जो N2 ग्रुप है उसको मैं ओपन करके लिख दूंगा तो N डबल बॉन्ड N हो जाएगा। अब इसको पैरा पोजीशन से ऐड कर दूंगा तो यहाँ से बन जाएगा OH और यहाँ लगा है OH। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नाम इसका क्या होगा, तो नाम होगा बेटा इसका आपका पैरा
पैरा नाइट्रो फेनिल फेनॉइल एजोफिनॉल, ये इसका नाम होगा। तो देखिए दोनों चीजें मिल गई कि अगर आपने फिनॉल की रिएक्शन पैरा नाइट्रोफेनिल डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो वहां से ये यौगिक बनेगा, और अगर आप लोग फिनॉल की रिएक्शन टॉलुइन के साथ कराते हैं तो वहां से बनेगा पैरा पैरा टोलाइल एजोफिनॉल। अब बात आती है कि इनमें से मुख्य उत्पाद क्या होगा, बात ये आती है कि इनमें से मुख्य उत्पाद क्या होगा। तो देखिए दोनों रिएक्शन हो गए, तो अब हम लिखेंगे जब हम पैरा टॉलुइन डाइएजोनियम क्लोराइड और पैरा नाइट्रोफेनिल डाइएजोनियम क्लोराइड के विलयन में फिनॉल का क्षारीय विलयन मिलाते हैं तो हमें पैरा नाइट्रोफेनिल एजोफिनॉल तथा पैरा टॉलुइन एजोफिनॉल का मिश्रण मिलता है। तो वहां से आपको पैरा नाइट्रोफेनिल एजोफिनॉल तथा पैरा टॉलुइन एजोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होगा। परंतु इसमें मुख्य उत्पाद जो होता है वो क्या होता है बेटा, पैरा नाइट्रोफेनिल एजोफिनॉल होता है, पैरा नाइट्रोफेनिल एजोफिनॉल होता है। वो क्यों होता है उसकी बात कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैरा नाइट्रोफेनिल डाइएजोनियम क्लोराइड, क्योंकि पैरा नाइट्रोफेनिल डाइएजोनियम क्लोराइड के पास उपस्थित NO2 समूह, के पास उपस्थित जो NO2 समूह है वो कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रकृति का होता है। वो कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रकृति का होता है। जबकि पैरा टॉलुइन डाइएजोनियम क्लोराइड के पास जो CH3 ग्रुप उपस्थित है वो आपका कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होता है। वो कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होता है। तो इसका रीजन क्या है, देखिए उसने ये कहा है कि जो हमारे पास पैरा टॉलुइन डाइएजोनियम क्लोराइड है, कि जो हमारे पास पैरा टॉलुइन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये हो गया बेटा पैरा पोजीशन पे लग गया CH3, और एक हमारे पास पैरा नाइट्रो डाइएजोनियम क्लोराइड, पैरा नाइट्रो डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हो गया बेटा। अब देखिए इन दोनों में क्या होता है बेटा कि जो ये CH3 ग्रुप है ये आपका है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, कैसा है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। जबकि जो NO2 है ये कैसा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होने के कारण आपका पैरा नाइट्रो वाला ज्यादा मात्रा में बनता है, किसकी तुलना में बेटा, टॉलुइन की तुलना में, क्योंकि टॉलुइन के पास जो ग्रुप है वो कैसा है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है, और जो आपका नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी। तो इसलिए नाइट्रो वाला उत्पाद ज्यादा होगा, किसकी तुलना में बेटा, मेथिल वाले की तुलना में। उम्मीद है कि ये 10 के क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे बेटा। कि अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए और वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो बच्चे बेटा 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना, मैं वहां से आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इस बात को कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं आपके लिए जो भी क्वेश्चन या जो भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके हिसाब से बता देना, मैं उस पर भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।